आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत लेखांकन अनुपात के अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेखांकन अनुपात क्या होता है ये सबसे पहले बतला दें। लेखांकन अनुपात से आशय लेखांकन समंकों पर आधारित अनुपातों से है। इस तरह जब वित्तीय विवरणों में दो या दो से अधिक मदों के बीच अंकगणितीय संबंध स्थापित किया जाता है तो वह अनुपात लेखांकन अनुपात कहलाता है। लेखांकन अनुपात लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा या अन्य किसी लेखांकन विवरणों में से लिए गए समंकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस तरह से देखा जाए तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा से प्राप्त समंकों को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का एक साधन है। इसे समयानुपात, प्रतिशत, आवर्त के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से वित्तीय विवरण अर्थात अंतिम खातों में दो या दो से अधिक मदों के मध्य अंकगणितीय संबंध स्थापित किया जाता है तो वह अनुपात लेखांकन अनुपात कहलाता है। इसी को परिभाषा के अंतर्गत मायर्स के शब्दों में अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय घटकों में प्राप्त संबंधों की विवेचना करना है। प्रायः यह कहा जा सकता है कि लेखांकन अनुपात वित्तीय स्थिति में प्रदर्शित समंकों के मध्य अंकगणितीय संबंध को समानुपात, प्रतिशत, आवर्त में स्थापित करता है। तो साधारण अनुपात या समानुपात में इनमें से दो मदों के बीच संबंध इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि दोनों मदों के बीच आनुपातिक संबंध स्पष्ट हो जाए। जैसे किसी संस्था की चालू संपत्तियां 2 लाख रुपए हो और चालू दायित्व 1 लाख रुपए हो तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों से अनुपात 2:1 का होगा। अर्थात उस संस्था में चालू संपत्तियां 2 लाख की होगी और उनके चालू दायित्व 1 लाख रुपए के होंगे तो उनके बीच अनुपात होगा 2:1। इसके बाद इसी को प्रतिशत के रूप में यदि लिया जाए तो इस अनुपात के अंतर्गत दो मदों के बीच संबंधों को सैकड़ों या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि किसी वर्ष का शुद्ध विक्रय 80,000 रुपये हो तथा सकल लाभ यदि 20,000 रुपये हो तो सकल लाभ अनुपात 25% होता है। इस तरह से इन्हें प्रतिशत के रूप में इनके अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद दर या समय के रूप में इस विधि के अनुसार दो मदों के बीच संबंध एक निश्चित समय के अंदर एक मद से विभाजित कर प्रकट किया जाता है कि मद कितना गुना है। जैसा कि एक वर्ष का विक्रय मूल्य 80,000 रुपये है तथा स्थायी संपत्तियां 20,000 रुपये है तो इस अनुपात को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि विक्रय स्थायी संपत्तियों की 4 गुनी मानी जाएगी। अर्थात संपत्तियां 20,000 रुपये की है तो एक वर्ष में उन संपत्तियों को अर्थात वस्तुओं को बेचा जाता है 80,000 रुपये में तो विक्रय यानी माल बेचने की स्थायी संपत्तियों की तुलना 4 गुनी मानी जाती है। इसके बाद लेखांकन अनुपात में जो प्रमुख रूप से जो शब्दावली आते हैं उसमें उनके अंतर्गत है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अनुपात विश्लेषण जटिल लेखांकन समंकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय घटकों में संबंधों की विवेचना करता है। इसके बाद है चल अनुपात। चल संपत्तियों एवं चल दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करना ही चल अनुपात कहलाता है। फिर आता है कार्यशील पूंजी।
चल दायित्वों पर चल संपत्तियों का आधिक्य ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। अर्थात हमारे पास जो चल दायित्व है उस पर चल संपत्तियों का जो आधिक्य है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। फिर आते हैं तरलता अनुपात। तरलता से तात्पर्य परिसंपत्तियों को नकद में परिवर्तन करने की सुगमता से है, जो संस्था के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता का पता आसानी से लगा सके। इसके बाद अब हम आते हैं शोधन क्षमता अनुपात। इससे यह आशय लगाया जा सकता है कि फर्म द्वारा देय तिथि पर अपने बाह्य दायित्वों में भुगतान करने की क्षमता शोधन क्षमता कहलाती है। इसके बाद है क्रियाशीलता अनुपात। एक प्रकार की वह माप है जिससे यह पता लगाया जाता है कि एक व्यावसायिक उपक्रम के उपलब्ध संसाधनों का किस सीमा तक सर्वोत्तम उपयोग हुआ है। इसके बाद है लाभदायकता अनुपात। किसी फर्म या कंपनी की कार्यकुशलता का मापदंड उसकी लाभदायकता से लगाया जाता है। जिन अनुपातों की सहायता से किसी उपक्रम की लाभदायकता ज्ञात की जाती है। इस तरह से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की अनेक विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि लेखांकन अनुपात है, जो किसी संस्था फर्म के वित्तीय स्थिति के आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त एवं सुगम बनाता है। इसके बाद अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या महत्व। यह अनुपात विश्लेषण जटिल लेखांकन समंकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। लेखांकन के अनुपातों के आधार पर ही प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मुख्य रूप से अनुपात विश्लेषण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक। लेखांकन अनुपातों के द्वारा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यवसाय स्वयं कई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ले सकता है एवं इसके साथ ही साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं वित्तीय स्थिति का विश्लेषण कर संस्था को अग्रिम ऋण देने का निर्णय ले सकता है। इसी में दूसरा है संचालन कार्य कुशलता के मापन में उपयोगी। लेखांकन अनुपातों के आधार पर ही फर्म की कार्य कुशलता, लाभदायकता तथा कार्य निष्पादन को उचित रूप से मापा जा सकता है। इसी में तीसरा है लेखांकन अंकों को स्पष्ट करने में सहायता। लेखांकन अनुपात विस्तृत एवं जटिल लेखांकन अंकों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यवस्थित रूप प्रदान कराते हैं, जिससे इनमें निहित अर्थों को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। चौथा है पूर्वानुमान में सहायक। लेखांकन अनुपातों से व्यवसाय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। पांचवा तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। अनुपातों के द्वारा क्षमता की माप की जाती है। इस कारण संस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों का आपस में एक फर्म का दूसरे फर्म से, एक वर्ष का दूसरे वर्ष से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद है तरलता स्थिति का ज्ञान। अनुपात विश्लेषण की सहायता से किसी भी संस्था की तरलता स्थिति के बारे में आसानी से परिणाम निकाले जा सकते हैं। यदि एक संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान देय होने पर चुकाने की स्थिति में है, तो संस्था की तरलता स्थिति संतोषजनक मानी जाती है। इसके आगे पॉइंट है व्यवसाय की कमजोरियों का पता लगाने में सहायक। लेखांकन अनुपात व्यवसाय की कमजोरियों का पता लगाने में भी सहायक सिद्ध होता है, जिससे प्रबंधक उसमें सुधार कर आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इसके आगे है संभावनाओं की खोज करना। लेखांकन अनुपात के विश्लेषण का उद्देश्य इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि किन किन क्षेत्रों में लाभ कमाने की अधिक संभावनाएं हैं
तथा किन किन सुधारों को लागू करने पर प्रगति अधिक हो सकती है। इसके बाद अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। तो सीमाओं में पहला पॉइंट है असत्य पहलुओं का खतरा। यदि वित्तीय विवरण स्वयं ही सही नहीं हो तो उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह अनुपात सही साबित नहीं होते। इसी में है अमौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा। अनुपात विश्लेषण में केवल मौद्रिक पहलुओं को ही ध्यान में रखा जाता है, जबकि अमौद्रिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। अमौद्रिक पहलुओं का भी संचालन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसा कि ईमानदारी, निष्ठा, मनोबल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय दृष्टिकोण आदि। तीसरा, आदर्श अनुपातों का अभाव। अनुपात विश्लेषण में विभिन्न संस्थाओं के तथा एक ही संस्था के विभिन्न वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श प्रमाणों का अभाव रहता है। चौथा है लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव। अनुपातों की गणना सूचनाओं से की जाती है। लेखांकन स्वयं विभिन्न अवधारणाओं व मान्यताओं पर आधारित है, अतः अनुपात विश्लेषण में भी वे सब कमियां पाई जाती है जो लेखांकन मदों में पाई जाती है। इसके बाद है गुणात्मक विश्लेषण की उपेक्षा। लेखांकन अनुपात केवल संख्यात्मक विश्लेषण के साधन होते हैं, किंतु कभी कभी गुणात्मक कारक संख्यात्मक पहलुओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनुपात विश्लेषण से निकाले गए परिणाम उचित नहीं होते। अगला पॉइंट है कीमत स्तर में परिवर्तन। अनुपातों की गणना करते समय कीमत स्तर में यदि परिवर्तन हो जाए तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इसकी सार्थकता पर हमेशा संदिग्ध बना रहता है। और अगला पॉइंट है व्यक्तिगत पक्षपात। अनुपात वित्तीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात स्वयं एक साध्य नहीं, इसके उचित निष्कर्ष निकाला जाना एक विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से उनके परिणामों को भिन्न भिन्न निकाले जाते हैं, अर्थात इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद अनुपात विश्लेषण हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।